आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम लोग अपनी फर्स्ट ईयर की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, मतलब कि शुरू क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और फर्स्ट ईयर की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ ली, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ ली, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी कंप्लीट कर ली। और जब ये तीनों डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ ली है तो मैंने कंटेंट आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको पढ़ने हैं बेसिकली एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें से सबसे छोटा और सबसे इजी जो एटॉमिक मॉडल है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, 20 मिनट के वीडियो में ये टॉपिक बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एक बार रिव्यू करा दूं आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है जे थॉमसन का, उसके बाद आपको पढ़ना है रदरफोर्ड का, उसके बाद आपको पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद में आप शुरू करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और मैंने कई बार कहा है कि जिस समय मैं उस पर पहुंच गया, जहां से मैं डुअल बिहेवियर पे पहुंचा, वहां से आपका केमिस्ट्री पढ़ने का नजरिया तो बदल दूंगा, इतने की तो गारंटी है, ठीक है। भले ही आपको चीजें समझ में ना आए, ठीक है, भले ही आपको कुछ चीजें कठिन लगे, लेकिन आपका नजरिया जरूर बदलेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। चलो भाई, तो बहुत आसान टॉपिक है आज का। जे थॉमसन मॉडल आया कब था, 1897 में, 1897 में। तो जैसे ही इस डेट को आप देखो, वैसे ही आपके दिमाग में एक बात हिट करनी चाहिए कि ये मॉडल तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के पहले का है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कब हुई थी, 1932, ठीक है, 1932 में। 1920 में क्या आया था इसका, 1920 में रदरफोर्ड जी ने इसको प्रेडिक्ट किया था थ्योरेटिकली कि हाँ भाई ऐसा कोई पार्टिकल पाया जाता होगा जो न्यूट्रल होता होगा। और प्रैक्टिकल एविडेंस में चैडविक ने उसे किस सन में दिखाया, 1932 में दिखाया। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लिंक, आप उस वीडियो पर चले जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये जो मॉडल था, पहली बात तो दिमाग में ये बनाओ कि ये तो 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन तो डिस्कवर भी नहीं हुआ था, और जे थॉमसन सर ने अपना मॉडल दे दिया था। तो क्या ये मॉडल पूरी तरीके से सही होगा, तो कहेंगे सीधा सा आंसर है इसका, नहीं सर ये तो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की बात कहीं भी नहीं आएगी। पहली बात दिमाग में बना लो, इस मॉडल को पढ़ते टाइम न्यूट्रॉन की बात नहीं आएगी कहीं पर, ठीक है। तो ये मॉडल बाद में जाहिर सी बात है क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ, लेकिन हमें पढ़ना है। अच्छा, और कौन कौन से नाम है इसके एक बार देख लो। इसके नाम है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, ये जैसे ही आप इस मॉडल को पढ़ना शुरू करोगे आपको पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का होता है कि एक स्फीयर एज्यूम किया जाता है, और उसके अंदर क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर क्या होंगे, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन रखे हुए होंगे। तो जैसे वाटरमेलन का शेप होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये क्या माना जाता है, उसी तरीके का ये मॉडल का जो शेप है वो बना गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो इतनी बात तो हो गई कि इसका नाम क्या है और ये आया कब था। अब इसको साफ करता हूं, और जो बेसिक बातें हैं जो कि जे थॉमसन सर ने सन 1897 में बताई कि कैसा होता होगा एटम, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला पॉइंट बताया, बस अब ध्यान से सुनना बात को, 15 मिनट दे दो मुझे और आपका जे थॉमसन मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो पहली बात जो उन्होंने बताई वो बताई कि एटम इज स्फेरिकल, ठीक, एटम इज स्फेरिकल। पहली बात उन्होंने बताई कि एटम का जो शेप है वो कैसा होगा, स्फीयर होगा। स्फीयर मतलब समझते हो, फुटबॉल टाइप का, ऐसा होगा स्फीयर टाइप का, और स्फेरिकल होगा। तो उसमें भाई दो बातें तो करनी ही थी। पहली बात किसकी करनी थी, इलेक्ट्रॉन की, और दूसरी बात किसकी करनी थी, प्रोटॉन की, यानी कि प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की। तो जो स्फीयर है, उन्होंने कहा कि स्फीयर दो चीजों को अपने आप में समा करके रखता है, और वो दो चीजें क्या होंगी, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, जो स्फीयर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अंदर क्या होंगे, इनसाइड, इसके इनसाइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस और एस लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो एटम होगा वो स्फेरिकल होगा, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होगा, एक प्लस चार्ज का स्फीयर होगा, ठीक है, और उसके अंदर क्या भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे। तो जरा बना के देखते कैसा दिखता होगा। ऐसा दिखता होगा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, कि ऊपर ये जो स्फीयर बनाया गया ना, ये स्फीयर के जो सरफेस है इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज पूरे पर, और इसके अंदर क्या रखा हुआ होगा, इसके अंदर रखे हुए होंगे निगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो भाई इतनी बात उन्होंने बताई कि जो प्लस चार्ज का स्फीयर होगा, तो प्लस चार्ज स्फीयर का मतलब समझे, कहना क्या चाहते थे, कहना चाहते थे कि पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म का मतलब समझे, बराबर बराबर, यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द सरफेस। जो पॉजिटिव चार्ज है
वो स्फीयर के सरफेस पर बराबर बराबर फैला हुआ होगा। अच्छा, एक बात जानते हैं हम लोग कि एटम क्या था, एटम न्यूट्रल था, एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो ये बात वहां से साबित करने के लिए उन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट सच अ वे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इस तरीके से पूरे में फैलेंगे, देन द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर भरे हुए होंगे ना, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे नेगेटिव चार्ज, वो इस तरीके से फैलेंगे, वो इस तरीके से फैलेंगे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या कर जाएगा, कैंसिल कर जाएगा, और पूरे का पूरा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, उस पर चार्ज 0 आ जाएगा, और पूरा का पूरा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अच्छा, तो साइज भी उन्होंने बताया था कि जो स्फीयर होता है इसकी जो रेडियस होगी ये, ठीक है, तो रेडियस जो होगी वो होगी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रेंज, कि जो एटम की रेडियस होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में आती है। ये बात भी उन्होंने बताई थी। तो इतने ही पॉइंट है जो कि जे थॉमसन ने बताया था। एक बार फिर से देख लो क्या बताया उन्होंने। कहा कि एटम कैसा होता है, एटम स्फेरिकल होता है। उस स्फीयर के सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। उस स्फीयर के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स और ये प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे में क्या होता है, फैला हुआ होता है। और यूनिफॉर्मली फैला हुआ होने की वजह से इसका नेट चार्ज क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और बड़ी बात कि इस एटम का, जो एटम का पूरा एटम होगा उसकी जो रेडियस होगी वो किस रेंज में होगी, 10⁻⁸ सेंटीमीटर की रेंज में आती है। क्लियर। तो ये थी किसके बारे में, ये सारे पॉइंट थे जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन सर ने इतना ही बताया। अब ये बातें बताने के बाद दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई कि लिमिटेशन बहुत सारी थी। लिमिटेशन बहुत सारी होने का मतलब समझते हो कि उन्होंने कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूं और उसके बाद में लिख लेता हूं सारी लिमिटेशन एक साथ, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हाँ भाई, तो लिमिटेशंस आ गई हैं बोर्ड पे, और आप लोग सबसे पहले तो इनको देख लो कि कितनी लिमिटेशन थी जे थॉमसन मॉडल की। फिर एक एक क्यों एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरा क्या है, नो प्रैक्टिकल एविडेंस। तीसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और लास्ट क्या है, हाउ एनी एंड वाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, ठीक है। ये लिख लो, हाउ एंड वाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म, ये होगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो इस वाले जो जे थॉमसन का मॉडल था, मैंने पहले ही बताया कि इसमें न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं थी। तो जैसे ही 1932 आया और 1932 में 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन को फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करा लिया गया, वहीं पर ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। वहीं पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि एक और नए फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई थी। हाँ, यहां से एक बात याद आई, लास्ट वीडियो में एक कमेंट था, और उस कमेंट में था कि सर जो हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ये जो हमारा न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है ये क्वार्क्स से बने हुए हैं, तो अगर क्वार्क्स से बने हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कह देते हैं, ठीक है, क्वार्क्स को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों नहीं कहते। तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात है, नाम आर्यन तिवारी है जिनका कमेंट था ये, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पर 1 मिनट लेकर के, कि जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल श्योर है कि वो 6 तरीके के क्वार्क से मिलकर के ही बने होते हैं, क्वार्क और डाउन क्वार्क से, ठीक है। लेकिन ये केवल थ्योरी है अभी तक का। इसका जो समझ लीजिए क्या कह सकते हैं, जैसे न्यूट्रॉन को हम लोगों ने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करवाया था, ठीक है, उस तरीके से हम लोग अभी क्वार्क्स को एग्जिस्ट नहीं करा पाए। और दूसरी बात, एक चीज और, कि फ्री स्टेट में पाए जाने की वजह से ही क्या होता है, इसे फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया है। और बाकी अगर आप फिजिक्स के उस पर जाओगे तो क्वार्क्स के नीचे भी स्ट्रिंग थ्योरी बाकी है भी, ठीक है। तो क्वार्क्स भी फंडामेंटल फिर नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि क्वार्क्स भी किससे मिलकर बने हुए हैं, स्ट्रिंग से मिलकर बने हुए हैं। तो इतनी देर मुझे सहने के लिए धन्यवाद, जो मैंने ये नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया। चलो बढ़ते हैं अपने पर, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जैसे ही आई वैसे ही क्या हो गया, ये मॉडल फेल हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नो प्रैक्टिकल एविडेंस। प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिल पाए। प्रैक्टिकल एविडेंस ना मिलने का मतलब क्या है कि जनरली जब हम लोगों ने, जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसे हम एक्सरे डिफ्रेक्शन से पता करते हैं कि हाँ भाई कैसा होता होगा, इसके अंदर का एटम कैसा होगा, या क्या कि इसके न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, एक्सेट्रा। तो इसके प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिले कि एटम ऐसा ही होता है, ठीक है। अगली बात है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इस टॉपिक को आप मन लगा के पढ़ लो तब तो भक्त हो जाओगे यार केमिस्ट्री के, कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता चल पाई, ठीक है। इस पर एक चीज और बोलूंगा, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें आज भी नहीं पता है। हम लोग बस निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग
इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, ठीक है। तो जब हम लोग आएंगे वेव मैकेनिकल मॉडल पे तो इस टॉपिक को स्टार मार्क करो भाई, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पोजीशन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बस भरे हैं, स्प्रेड है इस तरीके से कि टोटल न्यूट्रल कर दिया, लेकिन कहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये नहीं बता पाए। अगली बात क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जिसको किसने एक्सप्लेन किया है, आपका बोर्स ने, ठीक है। ऑक्टेट रूल, अपना पुराना ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कब होगी, क्यों होगी, इस चीज को हमारे जे थॉमसन सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। जबकि अब हमें पता है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर 8 से कम है या तो फिर हमारा एटम क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, फिर उसकी टेंडेंसी होगी बॉन्ड बनाने की। और जस्ट अगला पॉइंट वही है कि हाउ एंड व्हाई द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, कि बॉन्ड क्यों बनते हैं, पहली बात बॉन्ड क्यों बनते हैं, और अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं, ठीक है। वाई का मतलब क्या है, क्यों बनते हैं, और हाउ का मतलब कैसे बनते हैं। तो इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया कि भाई बॉन्ड्स क्यों बनेंगे और कैसे बनेंगे। और अगर इस चीज को समझना है तो फिर से वही बात आ जाएगी, हम लोगों को क्या समझना होगा, इसका वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। भाई एक बात बताऊं आपको, देखिए मैं साफ बोलने वाला पर्सन हूं थोड़ा सा, ये जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बोरबडी जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है यार, 9th में पढ़ा है, तो फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ रहे हैं वापस। एक क्वेश्चन दिमाग में खटकता नहीं है हमेशा कि जब सर 9th में ये चीजें पढ़ा दी गई थी कि जे थॉमसन और वाटरमेलन मॉडल, तो वापस आप टी शर्ट पहन करके क्यों खड़े होकर के वापस जे थॉमसन पढ़ाने लगते हो। तो वेट कर लो बस 2 लेक्चर का और, ठीक है, 2 लेक्चर का और वेट कर लो। जे थॉमसन आज कंप्लीट हो गया है, रदरफोर्ड और कंप्लीट कर लेने दो, और बोरबडी और कंप्लीट कर लेने दो, और उसके बाद मैं आपको खुद एहसास में करा दूंगा कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में और आपने जो पहले पढ़ रखा उसकी केमिस्ट्री में कितना फर्क है, ठीक है। तो काफी ज्यादा फर्क है, ये फर्क है, तो बिल्कुल दिमाग में ये मत लेके चलो, कठिन कुछ नहीं है यार, कठिन कुछ नहीं, सब बहुत मजेदार है। बस ये है कि ये टॉपिक कुछ लोगों को बोरिंग लग सकते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोगों ने 9th में पढ़ रखे हैं, पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर यही था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, तो थोड़ा सा क्या कर जो सह ले जाओ और पिछली चीजों को बस रिवाइज कर जाओ, और रिवाइज करने के बाद जब पहुंचेंगे ना पीक पे, तब अपने आप मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे थॉमसन खत्म हो गया है, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे किसके साथ में, रदरफोर्ड के साथ में। जस्ट उसकी अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ में, बोरबडी के मॉडल के साथ में, और उसके बाद में हम लोग अपना आगे का कंटेंट जो आधा बचा हुआ चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई अगर नए आए हो, क्योंकि आगे काफी कुछ मिलने वाला है आपको। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहो, क्योंकि नॉलेज देना मेरा काम है, नॉलेज को पहुंचाना आपका काम है, ठीक है। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।